Welcome back, student, to the second lecture of thrust pressure and buoyancy। अभी तक हम लोग थ्रस्ट एंड प्रेशर और वो मेनली सॉलिड्स पे बात कर चुके हैं। हम लोग देखे थे कि सॉलिड पे जो है वो सॉलिड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता था किसी सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना वेट होता था, ठीक है, वो फोर्स रहता था उसके कारण। अब वेट किसके कारण होता है, कोई फोर्स किसके कारण होता है, तो वेट का फॉर्मूला हम देख चुके हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मतलब जिसके पास मास होगा वो वेट लगा सकता है। क्या फ्लूइड, जो फ्लूइड है, यहाँ पे हम लोग बायसी फ्लूइड के लिए ही बात करते हैं। फ्लूइड तो समझते हैं ना, फ्लूइड का मतलब होता है लिक्विड और गैस जो फ्लो कर सके, जो अपने आप फ्लो कर सके बिना कोई एक्सटर्नल हेल्प। तो बायसी को समझने से पहले हम लोग समझते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। अब देखिए, कोई चीज़ प्रेशर कब लगाता है, जब उसके पास वेट हो, या कहने का मतलब मास हो। तो क्या फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लूइड में कौन आता है, लिक्विड एंड गैस। क्यों लिक्विड एंड गैस ही क्यों, क्योंकि लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, दे कैन फ्लो ऑन देयर ओन, अपने आप में फ्लो कर सकते हैं अगर आप उनको किसी सरफेस पे रख देंगे। ठीक है, लिक्विड को पानी को आप अगर किसी सरफेस पे रख देंगे, आप देखते हैं ना, वो धीरे 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 एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने आप उसको नहीं भी अकेले फिर भी। तो वही है फ्लूइड का। वैसे गैस गैस तो हमेशा बता ही रहता है, फ्लो कर सकता है। तो प्रेशर एंड फ्लूइड जो है, वो फ्लूइड जो है लिक्विड और गैस को बोलते हैं। क्या लिक्विड और गैस के पास मास है? ऑफकोर्स मास है, क्योंकि ये दोनों मैटर है। मैटर का ही तो तीन स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और लिक्विड गैस को एक फ्लूइड बोलते हैं। तो हाँ है, यानी फ्लूइड भी क्या प्रेशर लगा सकता है? ऑफकोर्स फ्लूइड भी एक प्रेशर लगा सकता है। हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड एग्जर्ट प्रेशर ऑन सरफेस। सॉलिड जो है वो कहाँ प्रेशर लगाता है? सरफेस, ठीक है, हाँ लगाता है। किस कारण से? ड्यू टू देयर वेट, ड्यू टू वेट या मास। अब सिमिलरली उसी तरह से क्या करता है, फ्लूइड भी प्रेशर लगाता है। सिमिलरली फ्लूइड ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर। अब वो कहाँ लगाता है, क्या वो भी सरफेस पे लगाता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, कि उसका तो फिक्स सरफेस ही नहीं होता लिक्विड और गैस का। ठीक, तो फिक्स सरफेस नहीं होता तो वो कहाँ लगाएगा, वो हर एक डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है, फ्लूइड का जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन में होता है, और इसको एक लॉ के रूप में भी हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सिमिलरली फ्लूइड ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर, लेकिन उसका जो प्रेशर होता है, और इसीलिए मैंने बोला था प्रेशर जो है वो एक स्केलर है, वेक्टर नहीं है। वेक्टर का एक फिक्स डायरेक्शन होता है, लेकिन जो फ्लूइड है, फ्लूइड चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और ज़्यादा हम लोग फायदा इसी से लेते हैं। ऑफकोर्स सॉलिड प्रेशर का भी बहुत सारा एप्लीकेशन हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन फ्लूइड के प्रेशर का बहुत सारा एप्लीकेशन, जैसे जो शिप है, शिप कैसे तैरता है, या बहुत सारा डिवाइस है, इलेक्ट्रोमीटर वगैरह वगैरह, जैसे दूध का प्योरिटी चेक होता है, वो सब कैसे काम करता है, ये सब हमको फ्लूइड के ही प्रेशर से फ्लूइड के प्रेशर का यूज करके हम लोग सीखते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है फ्लूइड का प्रेशर को जानना। तो फ्लूइड ऑल्सो एग्जर्ट प्रेशर, कहाँ पे लगाता है प्रेशर? इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ऑल डायरेक्शन का मतलब, ठीक है, कंटेनर पे, जिस कंटेनर में रखा होगा, ऑफकोर्स फ्लूइड या जो गैस है उसको एक कंटेनर में रखा जाता है। तो एक कंटेनर में रखा हुआ है, तो अगर यहाँ तक फ्लूइड भरा हुआ है, मान लीजिए वाटर ही भरा हुआ है, आपको फ्लूइड भरा लगा तो वाटर भरा हुआ है, तो वो वाटर इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, इधर भी लगाएगा, सब जगह इस कंटेनर पे भी, इधर भी, हर डायरेक्शन में है क्या लगाता है? प्रेशर। ठीक, और इसी से मिलता जुलता एक लॉ भी है जिसको हम पास्कल लॉ बोलते हैं। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, मान लीजिए हम इस तरह का एक क्लोज्ड कंटेनर बना रहे हैं, ठीक है, यू शेप का। इस यू शेप में दोनों तरफ से पानी भरा हुआ है पूरा, और दोनों तरफ कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क समझे, एक कवर लगा हुआ है, एक कवर लगा हुआ है। अगर आप इधर 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, इधर क्या है, इधर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, इधर पूरा फ्लूइड यानी वाटर भरा हुआ है। तो अगर आप 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगाते हैं, तो उस लॉ का कहना, पास्कल साहब जो ब्लेसी पास्कल थे, जिनके हिसाब से ये यूनिट भी पढ़ा है, पास्कल होता है यूनिट प्रेशर का, तो उनका कहना था अगर आप 5 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, ये 5 न्यूटन फोर्स पूरा हर जगह वाटर में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, होते 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 यहाँ तक 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना? 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा यहाँ भी। यानी कि अगर हम प्रेशर लगाते हैं किसी क्लोज्ड कंटेनर में, ओपन कंटेनर में तो नहीं, क्लोज्ड कंटेनर में अगर कहीं प्रेशर लगाते हैं, तो वो प्रेशर जितना हम लगाते हैं वो पूरा वाटर में, पूरा फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल्स लॉ, और इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है पास्कल्स लॉ। खैर वो एप्लीकेशन हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला है, क्योंकि वो हमारे लेवल का है नहीं। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि कोई प्रेशर, कोई एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर से आया हुआ प्रेशर, जैसे हम बाहर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाएं, एनी एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ enclosed fluid enclosed container closed container is
इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शन, मतलब वही जो प्रेशर होगा, जितना होगा, जो फोर्स होगा, वो चारों तरफ क्या होता है, फोर्स लगता है, फोर्स है, फोर्स पर इंटू एरिया को तो प्रेशर बोलते हैं, तो वो प्रेशर क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, पास होता है किधर, सारे डायरेक्शन में। अब इससे आप एक चीज़ तो समझे, क्या कि प्रेशर नीचे भी लगता है ऊपर भी, नहीं ये तो कैसे हो गया, तो वही तो मैं बोला, प्रेशर चारों तरफ लगता है, मतलब ऊपर भी लगता है, यानी ऊपर प्रेशर लग रहा है मतलब ऊपर फोर्स भी लगता होगा, ऑफकोर्स प्रेशर किससे बना है, फोर्स से ही बना है, फोर्स पर एरिया को प्रेशर बोलते हैं, तो ठीक है, यानी ऊपर भी क्या लगता है, प्रेशर, यानी ऊपर भी फोर्स लगता है। अब हम लोग कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन को समझते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर आप, वैसे तो कुआं का जमाना रहा नहीं, जब वेल होता था, कुआं होता था, तो उसमें से जब कोई आदमी पानी निकालता था, तो जब तक वो अक्सर जो हमारा बकेट होता है उससे ही निकाला जाता था, तो वो बकेट जब तक पानी में रहता था उसको अंदर से ऊपर खींचना बहुत आसान होता था, लेकिन जहाँ बकेट पानी के ऊपर आ जाता था, जो वेल का पानी है उसके ऊपर आ जाता था, तो उसको खींचने में थोड़ा दिक्कत होता था। ऐसा क्यों हुआ, पहला एक क्वेश्चन उठता है। दूसरा क्वेश्चन, चलिए ये आपके लिए भारी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन, आप नहाए जरूर होंगे बकेट में, तो उसमें जब तक आप जो जिस चीज़ से नहाते हो, चाहे मग से, तो आप मग जब तक आपके बकेट में रहता है, तो मग जब तक आप उठाते हैं, तो जब तक वो किसी बकेट में रहता है तो वो हल्का लगता है, हम लोग को थोड़ा सा हल्का लगता है, लेकिन जहाँ वो बकेट से बाहर आता है तो वो उसका लगता है कि जैसे वेट भारी हो गया। उसी तरह से आप अगर रिवर्स में नहाए होंगे, वैसे तो आप बहुत कम नहाते, फिर भी अगर रिवर्स में या कोई नदी में, पॉन्ड में नहाए होंगे, तो उस बाथिंग के वक्त आप गौर किए होंगे कि कोई पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर भी पानी के अंदर हल्का लगता रहता है उठाने में, ठीक है, कोई भी स्टोन उठाने में, लेकिन वही हम बाहर में उठाते हैं उसी स्टोन को, तो हमको हैवी लगता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, मतलब पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर कोई भी चीज़ हल्का क्यों लग रहा है, हल्का लग रहा है ना। इस 3-4 ऑब्जर्वेशन से, और भी बहुत सारा है, लेकिन आप लोग उतना किए ही नहीं है, ये सब पुराने ज़माने में ज़्यादा था, तो अब तो वैसा होता ही नहीं, अब घर में ही झरना लगा हुआ उसी से हम लोग करते हैं। तो मैंने कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन दिया, इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो हल्का लगता है कब, जब पानी में डूबा रहता है, किस कंपैरिजन में, जब वो बाहर रहता है, जब एयर में रहता है कोई चीज़, वही स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन जो हमको भारी लगता है, ठीक है। आप कुछ सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप लोग जरूर देखे होंगे कि केला का जो कटा हुआ भाग रहता है, हिस्सा रहता है, ठीक है, गांव घर में उसको डम्फोर बोलते हैं, तो वो जो केला का हिस्सा है, जो केला का ब्रांच है, जो बोलिए स्टीम है, वो स्टीम आपको बाहर में बहुत भारी लगेगा, लेकिन वही पानी में आप रख दीजिए और धकेलते जाइए, आप आराम से धकेल सकते हैं, लेकिन वही ज़मीन पे आपको धकेलने में बहुत दिक्कत होगा। ऐसा क्यों हो जाता है, क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कम भारी लगता है, लेस हैवी लगता है, हल्का लगता है जब पानी में डूबा रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स, ये पहले लिख लेते हैं, उसके बाद इसका कारण भी खोजते हैं। एपियर्स टू बी लेस हैवी, कैसा लगता है, कम हैवी लगता है, या लाइटर मतलब हल्का लगता है, कब, व्हेन सबमर्ज्ड इन वाटर। अब इसी चीज़ को सारे साइंटिस्ट जो थे या सारे लोग उस टाइम में खोजने में लग गए कि ऐसा क्यों होता है, सबमर्ज्ड इन वाटर देन इन एयर, सबमर्ज मतलब डुबाना, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, इसी में हम लोग लगते हैं। अब तो हम लोग कंक्लूजन लगाए, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये बकेट है, इस बकेट में हम लोग क्या किए हुए हैं, ये हमारा पानी है, वेल का तो एग्जांपल लेंगे नहीं, पर ये रिलेटेबल होगा आप में बहुत सारे। तो यहाँ हम लोग एक मग ले लेते हैं, ठीक है, मग ले लिए, तो ये मग जब तक पानी में रहता है तो हल्का लगता है, ठीक है, और जब आ जाता है तो भारी लगता है। एक चीज़, ये चूंकि फ्लूइड के अंदर है तो इसमें प्रेशर लग रहा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है, इधर भी और इधर भी लग रहा होगा, ऑफ कोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये अंदर में है तो इस पर लगता ही होगा, ठीक। एक वेट होगा, जो वेट किधर लगता होगा, तो वेट लगता होगा नीचे की तरफ, और एक ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता ही होगा, क्योंकि प्रेशर जो है चारों तरफ लगता है, हाँ हमेशा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ लगता है। तो एक वेट लगता है, इसका इसका वेट लग रहा है, जो इसका ये डब्लू है वेट, और एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता है, मतलब ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, क्योंकि प्रेशर तो और डायरेक्शन में होता है, तो प्रेशर अगर इधर भी है तो इधर भी है, सब जगह है, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं, हाँ लग रहा है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर चारों तरफ में फ्लो करता है। तो यानी अगर एक प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब प्रेशर लग रहा है, मतलब फोर्स भी लग रहा है। तो ये आप क्या समझाना चाहते हैं, मैं इतना समझाना चाहता हूँ, अगर आपको मैं सिंपल में इसको समझाऊँ, आप टग ऑफ वार जरूर देखे होंगे, उस टग ऑफ वार में कब तक फोर्स बैलेंस्ड रहता है, बैलेंस्ड करने का मतलब कब तक कोई मूवमेंट नहीं होता है। टग ऑफ वार आप देखे होंगे ना, जिसमें 4-5 आदमी इधर से भी और इधर से भी एक रोप को खींचते रहता है, रस्सी को खींचते रहता है, तब तक फोर्स बैलेंस रहता है, जब तक कि दोनों तरफ से इक्वल फोर्स हो। अब मान लीजिए
कि कोई चीज़ ही है, ये एक छोटा सा ब्लॉक है, लकड़ी का टुकड़ा है, इधर से कोई आदमी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आप इसके साथ कैसे डील करेंगे? यस, फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको डायरेक्शन, ठीक है, बहुत रिलेटेबल होना चाहिए। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नेट फोर्स कितना होगा, ये अगर हम प्लस में ले लें और ये माइनस में, तो नेट फोर्स इधर आएगा। अगर हम लोग नंबर लाइन पे देखें, नंबर में इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर निगेटिव, वही मैं सोच के लिया, तो इधर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 5 प्लस -6 जो कि हो जाएगा -1 न्यूटन। यानी इधर के तरफ बॉडी फ्लो करना शुरू कर देगा और बॉडी जाना शुरू कर देगा। सेम चीज़ यहाँ भी हो रहा है, एक वेट ऊपर से लग रहा है और एक फोर्स नीचे से भी लग रहा है। यानी वो जो फोर्स नीचे से लग रहा है किधर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। देखिए वेट लग रहा है कैसे, वेट लग रहा है ऐसे, और इसके रिस्पॉन्स में एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है यही कहीं तो इसका वजन को कम नहीं कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सोचिए, वेट क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो वेट किसी चीज़ का, इस मग का मान लीजिए 10 न्यूटन होगा, ठीक है, 10 न्यूटन, ठीक है, 10 न्यूटन होगा, तो 10 न्यूटन होगा, और मान लीजिए कि उसके रिस्पॉन्स में ये भी कुछ फोर्स लगाता है। अब आपके मन में आ सकता है क्या ये भी 10 न्यूटन लगाएगा? नहीं, 10 न्यूटन लगाता तब तक फोर्स ही नहीं लगता, तब बराबर हो जाता, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा हो भी सकता है ऑफकोर्स, पर यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोग पढ़े हुए हैं कि फ्लूइड में जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है किस पे, हाइट पे। ऐसा है क्या? हाँ है। आप याद कीजिए, आपको 7th में और 8th में एक एक्सपेरिमेंट कराया गया था, आपको बोला गया था कि एक बोतल लो, बोतल में 4-5 छेद करो और सबको बंद करके रखो और इसमें पूरा पानी आपको भर देना है, ठीक है, पानी भर देना है और सब छेद को एक ही बार खोलना है। तो आप क्या देखेंगे, इसका पानी सबसे दूर जा रहा है, इसका उससे कम दूर जा रहा है, इसका इससे कम दूर जा रहा है और इसका बहुत कम दूर जा रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या समझते हैं, ये इतना दूर कैसे चला गया? क्योंकि प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है। अब क्यों? तो देखिए ना, यहाँ पे सारे पानी का लोड है, सारे पानी का वेट है, तो यानी फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा होगा तो प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से आप क्या समझते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जितना फोर्स होगा उतना क्या होगा, प्रेशर। तो यहाँ चूंकि इतना इस लेवल पे इतना पानी का लोड पड़ रहा है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो यहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट पे, ठीक। प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करता है, नो डाउट। तो यानी यहाँ का जो है ना, ये ज़्यादा होगा और उसके कंपेरिजन में ये कम होगा, तो डिफरेंस आएगा, ऐसा नहीं है कि इतना ही आएगा। यानी ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इस पूरे को कैंसिल कर दे रहा है। अब ऑफकोर्स इसके वेट के बराबर नहीं होगा, वेट के बराबर नहीं होगा, कुछ और होगा, वो रीजन हम लोग खोजेंगे किसके बराबर होगा। तो एक फोर्स ये अगर 10 न्यूटन का है तो 3-4 न्यूटन का ऊपर की तरफ भी लग रहा है जो इसको हल्का फील करा रहा है। अब 10 न्यूटन नीचे की तरफ, 4 न्यूटन ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 6 न्यूटन ऊपर की तरफ। क्योंकि अगर हम ऊपर वाले को हम पॉजिटिव माने तो इधर से प्लस चार्ज आ रहा है और इधर से नीचे वाले को आगे माइनस माने तो -10, तो टोटल कितना बड़ा, -6 न्यूटन, जो किधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। अगर ऊपर वाले को पॉजिटिव माने, कोऑर्डिनेट सिस्टम को रखते हुए, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, तो उस कंडीशन में -6 न्यूटन होगा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हैं कि जब भी पानी में रखा जाता है कोई चीज़ को तो एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, वही फोर्स के कारण ये हम लोग को फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट हल्का लगता है। अब हल्का लगेगा ही, कोई अब आदमी, एक आदमी आपके सपोर्ट में था टग ऑफ वार में, दूसरा आदमी भी आ गया तो आपको उधर कम जोर से धकेलना पड़ेगा। सेम चीज़ है यहाँ, पानी को उठाना था हमको, लेकिन उसमें और भी एक आदमी सपोर्ट कर रहा है, कौन? वही पानी। पानी खुद सपोर्ट कर रहा है उस चीज़ को ऊपर उठाने में। तो हम उठा रहे ही थे अपना फोर्स लगा के, लेकिन उतना फोर्स, कुछ फोर्स हमको पानी भी मदद कर दिया, तो इसीलिए जो है उसका ऑब्जेक्ट का वेट हो गया कम। यानी एक चीज़ तो हम समझे कि फ्लूइड जो है वो भी एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, एक फोर्स एग्जर्ट करता है ऊपर की तरफ। फ्लूइड एग्जर्ट ए अप थ्रस्ट एंड अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्या होता है? वही सिंपल, थ्रस्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ। थ्रस्ट ऊपर की तरफ, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, तो एक ऊपर भी हो सकता है एक नीचे भी। तो अब थ्रस्ट एग्जर्ट करता है, मतलब फोर्स एग्जर्ट, फ्लूइड एग्जर्ट ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड तो ताजुब था, डाउनवर्ड सिंपल था, डाउनवर्ड तो सिंपल नीचे की तरफ लगेगा ही क्योंकि उसका वेट है, लेकिन ऊपर की तरफ ये फोर्स लगे, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट था साइंस के लिए जब ये पता चल गया कि फ्लूइड जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, ए फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन किसके लिए था? डाउनवर्ड रिएक्शन जो था वो अगेन डाउनवर्ड जो था वो वेट के कारण था, और अपवर्ड एक फोर्स आया, वो किसके कारण हुआ वो तो अब हम थोड़ी देर में खोजते हैं। ओके, इस प्रेशर का, इस फोर्स का एक नाम भी दिया गया, दिस अपथ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, दिस अपथ्रस्ट इज नोन एज बाइंड फोर्स। इसी को क्या बोला जाता है? बाइंड फोर्स। अब ये कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा, जिससे कि हमको पता चल जाए और हम हल्का करने की कोशिश करें कि हमको ज़्यादा
परेशानी ही ना हो, हम सिर्फ छुए इसको ये ऊपर आ जाए, कितना आसान होता। तो वैसे ही हम लोग देखते हैं कैसे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। देखिए जैसे हम लोग कोई बड़ा चीज़ को तैराना चाहते हैं, हम कोशिश करेंगे कि बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जहाँ बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, तो नीचे ज़्यादा आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले फोर्स को हरा रहा है वो। तो दिस फोर्स इज नोन एज बाइंड फोर्स। इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, बाइंड फोर्स। ओके, तो बाइंड फोर्स को समझे। और ये जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई फ्लूइड ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा सकता है, उसी को क्या बोलते हैं, बायंसी। तो ये जो हम ऊपर में हेडिंग दिए थे बायंसी, उसका जवाब आपको अब मिल रहा है। व्हाट इज बायंसी? तो वो प्रॉपर्टी जिसके कारण, वो टेंडेंसी किसी फ्लूइड का, ठीक है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा पाता है, इसी को क्या बोलते हैं, बायंसी। तो अब हम बायंसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बायंसी? तो बायंसी इज अ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, या टेंडेंसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो लिखता है टेंडेंसी, द प्रॉपर्टी या टेंडेंसी मतलब इच्छा ऑफ अ बॉडी टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स। अभी कोई बॉडी है, यहाँ पे वो बॉडी फ्लूइड है, टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स इज नोन एज बायंसी। इसी को क्या बोलते हैं, बायंसी। ठीक है, अब बायंसी समझे, बाइंड फोर्स समझे। अब देखिए बाइंड फोर्स का थोड़ा अभी आपको फील नहीं हुआ है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़े इसको बाइंड फोर्स को। तो इसको इंपॉर्टेंस समझने के लिए आप एक दो, मैं आपको जो डेली लाइफ का ऑब्जर्वेशन है वो बताता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस, क्योंकि इंपॉर्टेंस समझते हैं तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगता है कि चलो ये इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, तो हम पढ़े। तो इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस देखिए किसका, बाइंड फोर्स का हमारे लाइफ में। पहला चीज़, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को हल्का फील करा सकते हैं जब पानी के अंदर हो और अगर बाइंड फोर्स लग जाए, क्योंकि बाइंड फोर्स तो ऊपर की तरफ लगता है, कोई चीज़ नीचे की तरफ आना चाहता है ग्रेविटी के कारण, तो ग्रेविटी के कारण वो नीचे की तरफ आना चाहता है, ठीक है, उसकी वेट के कारण। तो अगर हम अगर बाइंड फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो हल्का फील होगा। तो पहला तो यही है कि इट यानी बाइंड फोर्स मेक्स ऑब्जेक्ट फील लाइटर, इट मेक ऑब्जेक्ट्स फील लाइटर, हल्का लग जाता है। यानी कोई चीज़ को अगर हमको भारी चीज़ को ले जाना है तो कितना अच्छा होता है, अगर पानी ही पानी ले जाते तो बहुत अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड फोर्स होगा। दूसरा, ऑफकोर्स कुछ चीज़ डूब भी जाता है, उस केस में हो सकता है बाइंड फोर्स उतना ज़्यादा नहीं हो, ठीक है, तो उसके बारे में तो बात करते हैं। अभी सिर्फ इतना समझे ना कि एक जो है वो वेट लग रहा है, इधर वेट लग रहा है, और एक उसके जवाब में एक बाइंड फोर्स भी लग रहा है, बस इतना ही समझा अभी। और क्या है, तो और भी जो शिप होता है, शिप वो वाला जहाज, वो शिप भी वो फ्लोट कर पाता है इसी फोर्स के कारण। अगेन मैं जानता हूँ आपके मन में कन्फ्यूजन है कि एक आयरन का छोटा सा नेल वो डूब जाता है और वही लोहा का बना हुआ, ठीक है, पूरा शिप नहीं डूबता है, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन है, रियली में वो पूरा लोहा का बना ही नहीं रहता। खैर उस पर हम लोग बात करेंगे। शिप्स आर एबल टू फ्लोट। अब शिप से इतना काम होता है हम लोग का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का कितना अच्छा साधन है। उसके साथ साथ हम लोग का दूसरे जगह से जो तेल सब आता है, जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, वो भी वहीं से आता है, बहुत सारा सामान, कुरियर का आया वगैरह, तो हम लोग को शिप पे ही आते हैं। तो शिप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो शिप्स आर एबल टू फ्लोट ड्यू टू बाइंड फोर्स। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हम लोग खुद स्विम कर पाते हैं, ठीक है, तैर पाते हैं वाटर में, वो इसी फोर्स के कारण, ठीक है। तो आप तो फोर्स ऑफ एंड लॉज ऑफ मोशन में बताए थे कि हम तो पीछे की तरफ पानी को धकेलते हैं और वो हमको आगे की तरफ धकेलता है, सही बात है। ये तो आपको हॉरिजॉन्टल मोशन का बात हुआ, लेकिन आप तैर कैसे पा रहे हैं। आप सोचिए, आप पानी में एंट्री करेंगे और आप नीचे चला जाएंगे, तो क्या आप तैर पाएंगे, नहीं। तो आपको एक फोर्स तो ऊपर की तरफ भी रखा हुआ है बॉडी को आपको, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स कौन रखा हुआ, बाइंड फोर्स। यही बाइंड फोर्स है जो हम लोग को स्विम करने के लायक बनाता है, इट मेक अस टू स्विम। तो चलिए ये तो समझे, और भी बहुत सारा है, उतना हम लोग नहीं जानते। अब चलिए अब चलते हैं किधर, बाइंड फोर्स का आखिर कारण क्या है, ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। चलिए बात करते हैं। कॉज इंपॉर्टेंस समझ गए, तो अब पहले समझते हैं कि कॉज क्या है, आखिर ऊपर की तरफ फोर्स लगे क्यों। एक तो समझे कि प्रॉपर्टी है फ्लूइड का जिसके कारण वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, पर ये लगाता क्यों है, कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। साइंस यही चीज़ तो है, हर चीज़ के बारे में रीजनिंग करना, समझना, कॉज ऑफ बाइंड फोर्स। तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किए, साइंटिस्ट सब एक एक्सपेरिमेंट किए। वो लोग क्या किए, एक फ्लूइड कंटेनर लिए, लैब में तो यही सब होता ही है, ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। इसमें एक ब्लॉक को रखें, ब्लॉक लकड़ी का टुकड़ा, वुडन ब्लॉक को रखें, ठीक है, और इसको एक फ्लूइड में रखें। ये एक फ्लूइड था। अब इस फ्लूइड में वो लग रखें। अब देखिए इसको ये चीज़ पहले से समझे कि एक तो वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ, ऑफकोर्स यहाँ से भी बहुत सारा, और एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा। अब ये क्यों लग रहा होगा, तो वही जो मैं आपको ऊपर बताया था उसके कारण,
क्या, ये चीज़ कि प्रेशर डिपेंड करता है हाइट पे, ठीक है, हाइयर द हाइट हाइयर विल बी प्रेशर। तो वो लोग ये देखिए कि एक ही कारण हो ही सकता है, यहाँ पे हाइट कम है, अगर हम यहाँ से इसको देखिए तो मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर का हाइट है और यहाँ पे यही का हाइट 8 सेंटीमीटर है, यानी 3 - 8 कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी इस सरफेस पे और इस सरफेस पे जो डिफरेंस है वो कितना का है 5 सेंटीमीटर। तो आपके मन में आ रहा होगा इधर भी प्रेशर लग रहा होगा, यानी इधर फोर्स लग रहा होगा, इधर भी, तो इधर इधर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक जगह सेम लेवल है, तो ये दोनों तो कैंसिल कर देता है, इधर का फोर्स इधर का फोर्स, तो दोनों सेम लेवल पे है, दोनों सेम लेवल पे सेम प्रेशर, तो सेम लेवल पे सेम प्रेशर है, तो इधर का फोर्स कैंसिल कर देता है। ये दोनों फोर्स क्यों नहीं कैंसिल कर पाता है, साइंटिस्ट के मन में था कि इधर इधर नहीं जा रहा है, मतलब इधर इधर का प्रेशर और फोर्स जो है वो कैंसिल कर दे रहा है, तो इधर और इधर क्यों जा रहा है, तो वो डिफरेंस ऑफ लेवल के कारण। तो कॉज ऑफ बायन फोर्स क्या है, ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल, ड्यू टू डिफरेंस इन लेवल, लेवल के डिफरेंस के कारण। यहाँ फोर्स कितना लगा, 2 फोर्स, यहाँ अगर देखिए फोर्स 2 तरफ का लगा, एक लगा साइडवेज फोर्स जो इधर उधर लगा, ठीक है, इधर लगा इधर लगा, एक लगा साइडवेज, इस फोर्स को क्या बोलते हैं साइडवेज, मतलब अगल बगल वाला, तो एक वाला लगा साइडवेज फोर्स, और कौन लगा, एक लगा अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स, एक हॉरिजॉन्टली बोल सकते हैं और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल फोर्स जो था उसमें वो बैलेंस्ड नहीं था, लेकिन ये दोनों बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्यों है, क्योंकि पानी सेम लेवल पे, और सेम लेवल पे जब फ्लूइड रहता है तो उस पर प्रेशर एग्जर्ट सेम होता है। यहाँ पे आप इसको मैं एक लाइन लिख भी देता हूँ कि प्रेशर, ठीक है, इन अ फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है, लिक्विड या वाटर, प्रेशर जो होता है लिक्विड में या फ्लूइड में वो क्या होता है, इंक्रीजेज विथ डेप्थ, इंक्रीजेज विथ डेप्थ, वही हाइट के साथ या गहराई के साथ बढ़ता है। हाँ, एंड एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, वही प्रेशर क्या होता है सारे डायरेक्शन में, मैंने आपको बता ही दिया, सारे डायरेक्शन में वो एग्जर्ट करता है, ठीक है, यहाँ तक कि अपवर्ड भी, इवन अपवर्ड, इवन इन अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर लगता है। अब देखिए ऊपर वाला जो था, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लेवल, तो ऊपर वाला लेवल कितना है, कम डेप्थ में है, ये जो है ये वाला सरफेस ये लोअर डेप्थ में हाँ है, और यही नीचे वाला जो देखें ये वाला लेवल ये है ग्रेटर डेप्थ में या हायर डेप्थ में हाँ है, तो उससे क्या होगा, यानी ये लोअर डेप्थ में है तो ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्यों, क्योंकि कम प्रेशर होगा, हाइट के साथ प्रेशर बढ़ता है, डेप्थ के साथ गहराई के साथ प्रेशर बढ़ता है, यहाँ तो कम हाइट है कम गहराई है तो कम प्रेशर होगा लोअर डेप्थ के कारण, ठीक है, क्या होगा लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा हाइयर प्रेशर, यहाँ पे लोअर डेप्थ है मतलब लोअर प्रेशर, और यहाँ पे ग्रेटर डेप्थ है या हायर डेप्थ है तो क्या होगा हायर प्रेशर, हाँ होगा हायर डेप्थ हायर प्रेशर। तो यही डिफरेंस इन प्रेशर हो गया ना, लेवल का डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन लेवल मतलब डिफरेंस इन प्रेशर, और डिफरेंस इन प्रेशर का मतलब ऑफ कोर्स डिफरेंस इन फोर्स। यही डिफरेंस इन फोर्स के कारण जो एक फोर्स लगता है वो नेट अपवर्ड की तरफ एक फोर्स लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण बॉडी फ्लो करने लगता है। अब यहाँ आपको क्या लगेगा कि चूंकि यहाँ पे ये दोनों और ये दोनों जब तक पानी फिल नहीं है तब का मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों और ये दोनों आपको क्या दिख रहा है, नेट फोर्स किधर लगेगा, नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगेगा ना, तो ज़्यादा प्रेशर मतलब ज़्यादा फोर्स, तो ड्यू टू दिस डिफरेंस इन प्रेशर और नेट अपवर्ड फोर्स, एक टोटल नेट मतलब टोटल एक नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट करेगा, नेट अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन बॉटम ऑफ ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम नीचे करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर होगा और ज़्यादा फोर्स देगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, आपको लिखना लिख दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि एज वी लोअर एन ऑब्जेक्ट इनटू द लिक्विड या फ्लूइड, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ करेंगे ग्रेटर अपवर्ड फोर्स, उतना ऊपर की तरफ अपवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, और जितना नीचे की तरफ अपवर्ड प्रेशर लगेगा उतना ही अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसको हम बाइंड फोर्स कहते हैं। अब इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट भी है, इसको आपको फिगर दिख ही रहा होगा, उस फिगर में आपको मैं समझा देता हूँ, आप समझ लीजिए इसको। तो उस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और स्प्रिंग बैलेंस को पहले वाटर में रख दिया गया है, ठीक है। तो उस स्प्रिंग बैलेंस को जब वाटर में रखा है, जब थोड़ा ही सा टच किया हुआ है तो आपको 150 ग्राम दिख रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा डुबाया तो 140 ग्राम। अगेन ये क्यों हो गया होगा, क्योंकि 10 न्यूटन फोर्स ऊपर की तरफ लग गया होगा, ठीक है। 150 ग्राम का अपना एक ये मास है और उस मास को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स भी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो वही पहले 150 ग्राम था क्योंकि टोटल नीचे की तरफ था, अब एक ऊपर वाला फोर्स लग गया होगा क्योंकि पानी में डूबा, पानी में डूबने से क्या होता है बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ, तो 140।
और नीचे किया तो और बाइंड फोर्स ज़्यादा लगा होगा, क्योंकि गहराई के साथ बाइंड फोर्स इंक्रीज करता है, तो और 130 हो गया। और नीचे क्या पूरी तरह से डुबा दिया 120। अब और अगर डुबाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसा देखा गया। और अगर डुबाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हैं क्या, मैक्सिमम बाइंड फोर्स तब लगता है जब बॉडी पूरी तरह से डूब जाए, उसके बाद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता है, ठीक है, इसे समझे। और कैसे समझे, तो और इसको आप ऐसे समझिए कि जो बाइंड फोर्स लगता है ना, उसका एक कारण है, ठीक है, कि आप कितना मैग्नीट्यूड होगा, बाइंड फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड होगा, कितना वो ज़्यादा या कम होगा, ये डिपेंड करता है कि कितना वाटर डिस्प्लेस कर रहा है। आप गौर से देखिए फिर से, पहला एक्सपेरिमेंट में कम वाटर डिस्प्लेस किया था, या पहला में तो किया ही नहीं है, तो थोड़ा भी जो 150 था 150 है। अब उसमें थोड़ा, अब जहाँ उस बीकर में दिया गया तो उस बीकर के कारण थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस हो गया, वो पानी, अब देखिए इसमें लेवल था कुछ, इसका कुछ लेवल तक था, उस लेवल में थोड़ा पानी जो है वो डिस्प्लेस होकर नीचे आ गया होगा। अगर इसको हम कंटेनर से रख देते हैं, मान लीजिए इस लेवल पे हम एक बीकर लगा के एक दूसरा में फ्लो करने के लिए रख देते हैं, तो थोड़ा पानी इधर आ गया है, मतलब पानी थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है। और दूसरा दिया और ज़्यादा पानी डिस्प्लेस किया होगा, ठीक है, क्योंकि पानी की जगह कौन ले रहा है, वो जो ब्लॉक लगा है वुडन का वो। इस तरह से जैसे जैसे हम लोग करते हैं पानी को नीचे, उस ब्लॉक को नीचे करते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने से फोर्स ही बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, बाइंड फोर्स। और एक चीज़ हमको लग गया कि बाइंड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह कैसे निकलेगा, तो वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, बाइंड फोर्स। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ, एज मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, डुबाया जाएगा लिक्विड में, immersed in a liquid, the upward bind force increases, the upward bind force जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इससे आप क्या समझते हैं, अपवर्ड बाइंड फोर्स इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वो ऊपर की तरफ और जाना चाहेगा। मतलब मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स कब लगता है, तो मैक्सिमम अपवर्ड फोर्स या बाइंड फोर्स, अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा कब, जब ये पूरी तरह से इमर्स्ड हो लिक्विड में, व्हेन इट इज completely immersed in a liquid, ओके। और एक चीज़ आप और समझ सकते हैं यहाँ से कि किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है बाइंड फोर्स। पहला चीज़, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो, मतलब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को डालने के कारण कितना लिक्विड जो है या कितना फ्लूइड जो है उससे बाहर हुआ है। ऑफकोर्स वो कुछ फिक्स वॉल्यूम था उसका, ठीक है, यहाँ पे 500 ml तक ये पानी भरा हुआ था या फ्लूइड भरा हुआ था, इसमें आप एक मग को रख दिए तो इस मग भी तो जगह लेगा इसमें, तो ये मग जब जगह लगा तो पानी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अपना जगह को उसको मेंटेन करना है, वो तो घट नहीं जाएगा अपना वॉल्यूम, ठीक है, नहीं घटा लेगा। स्पेस होता है मेटर के बीच में, उतना तो नहीं कि एक मग को घुसा ले। तो यहाँ पे अब ये 600 ml हो गया, मतलब 100 ml कौन ले लिया, 100 ml वो मग ले लिया। मतलब दो चीज़, एक चीज़ जो है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो इमर्स किया था लिक्विड में, उस पर क्या डिपेंड करता है, बाइंड फोर्स। जितना ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, पहले हम थोड़ा कम ऊपर की तरफ दिए थे, थोड़ा ही उस मग को डुबाए तो थोड़ा लिक्विड डिस्प्लेस हुआ तो कम बाइंड फोर्स लगा, और डुबाए और बाइंड फोर्स लगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जितना जोर से इसको दाब रहे हैं, ठीक है, उतना ही ऊपर से रिस्पांस भी आएगा थर्ड लॉ के हिसाब से। तो ऐसे ही करते करते जितना ज़्यादा इमर्स हो जाएगा लिक्विड, जितना उस ऑब्जेक्ट को डुबाएंगे उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा। तो मतलब दो मेन फैक्टर है जिसपे क्या करता है, बाइंड फोर्स डिपेंड करता है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। पहला है किस पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंड फोर्स, पहला है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ओके, और दूसरा है डेंसिटी। अब डेंसिटी कहाँ से आ गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला था वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड या सबमर्ज्ड, ठीक है, जो डुबाया जाता है, इमर्स्ड इन लिक्विड और फ्लूइड। दूसरा चीज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम दो तरह से समझते हैं, डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। एक तो हम लोग देखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कोई चीज़ को हम पानी में डुबाते हैं, मान लीजिए एक आयरन नेल को या किसी चीज़ को हम पानी में डुबाते हैं, और उसी चीज़ को हम मरकरी में डुबाते हैं, मरकरी का बहुत ज़्यादा डेंसिटी होता है, ठीक है, डेंसिटी तो आप समझते हैं ना, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको हम और अच्छे से समझते हैं थोड़ी देर बाद। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो उस पर आप वही मरकरी में डुबाएंगे तो वो शायद तैरने लगे, ठीक है, मतलब बाइंड फोर्स उतना लगता है। कोई चीज़ तैरने कब लगता है,
ठीक है, जब ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स, नीचे वेट पड़ रहा है और ऊपर का बाइंड फोर्स, ये दोनों बैलेंस कर दे तो ये दोनों ऊपर के सेम स्टेज में रहेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग तैरना। तैरने कब लगेगा, जब दोनों फोर्स सेम हो जाए। तो पहले चलिए बात कर लेते हैं हम लोग वॉल्यूम का, और उसके बाद डेंसिटी पे भी आते हैं। तो पहले वॉल्यूम फैक्टर, तो इसको हम लोग बात कर ही चुके हैं। क्या बात करें, इसमें बोल दिए थे कि आपको वॉल्यूम, जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उस एक्सपेरिमेंट की मदद से उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, क्योंकि जब पूरी तरह से किसी को डुबा दिया जाता है तो फोर्स वो मैक्सिमम हो जाता है और कांस्टेंट। उसके बाद अब वो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी नहीं कर सकता है पानी, इसलिए और होता भी नहीं है। अब देखिए बाइंड फोर्स जो डिपेंड करता है वो किस पे, सिर्फ कितना डिस्प्लेस कर रहा है पानी, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, इस पे, ऑब्जेक्ट पे नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर हम इतना बड़ा लोहा का एक ऑब्जेक्ट ले आए और इतना ही बड़ा एक वुड का, लकड़ी का ऑब्जेक्ट ले आए, तो ये दोनों का अलग अलग होगा, नहीं। मास से कोई फर्क नहीं पड़ा, डिपेंड किस पे पड़ा, वॉल्यूम पे। अगर दोनों सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है तो मतलब सेम बाइंड फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करता। यहाँ से आप एक चीज़ नोट कर ले कि बाइंड फोर्स, इसको मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ FB, ठीक है। बाइंड फोर्स डज नॉट डिपेंड, अब इससे हुआ, इस दोनों पे डिपेंड करता है, पर किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किस पे डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम पे और डेंसिटी पे, ठीक है। चलिए ये तो बात समझे। और इक्वल अगर वॉल्यूम है, ठीक है, तो इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वेट ऑफ लिक्विड, इसको लिख देते हैं इफ इक्वल वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड इज डिस्प्लेस्ड, वो इक्वल फ्लूइड वेट उसका डिस्प्लेस किया था, फ्लूइड का भी वेट हुआ ना डिस्प्लेस्ड, then equal bind force will be applied, उतना इक्वल ही बाइंड फोर्स अप्लाइड होगा। अब देखिए, अब इसको पढ़ते हैं कि डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। डेंसिटी से पहले एक दो फार्मूला हम लोग निकाल लेते हैं किस चीज़ का, तो एक निकाल लेते हैं कितना फोर्स लगेगा, एक निकाल लेते हैं कितना प्रेशर लगेगा। तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड, ओके। तो फोर्स होता क्या है, फोर्स होता है मास इंटू, और ये वेट है, फोर्स यहाँ पे वेट का मतलब है कितना किसी वेट होगा, तो वेट जो होगा वो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जी लगेगा, ठीक है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए मास जो है ना, इस मास को मैं अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखूं, क्यों लिखूं वॉल्यूम के टर्म में, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ठीक है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मास को मैं वॉल्यूम, अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए डेंसिटी को अगर मैं डी से लिखा दूँ, वैसे रो से दिखाया जाता है, पर आपके लिए इजी के लिए डी से, डेंसिटी डी, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास पर इंटू वॉल्यूम। तो क्या मास को मैं लिख सकता हूँ VD, ऑफकोर्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से मैं मास को क्या लिख दूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, फोर्स का। अब कभी भी बोले आपको फोर्स निकालना है तो आप देखेंगे कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, वो दोनों वॉल्यूम सेम ही होगा। देखेंगे डेंसिटी कितना है लिक्विड का, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता ही रहता है। ये तो हुआ किसका, ये हुआ। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फोर्स किस पे डिपेंड करने लगा है, डेंसिटी पे। पर और बात कर लेते हैं हम लोग प्रेशर का बात करते हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी फोर्स तो हमको निकला अभी VDG, इसकी जगह मैं एरिया लिख दूँ। अब इससे कैंसिल हो सकता है क्या, कैंसिल हो सकता है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, नहीं पता होता आप देखिए, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू हाइट है। किसी भी चीज़ के एरिया से हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वही वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल दीजिए, जैसे ए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का हाइट, उसमें अगर उसकी हाइट यानी ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब आ जाएगा, और यही वॉल्यूम होता है क्यूब का। और क्यूब किससे बना जाता है, स्क्वायर से। तो ए इंटू एच इंटू डी इंटू जी बाई ए से ए कैंसिल आ गया, तो क्या बन गया HDG। और यही तो मैं तब से बोल रहा था, ये मैंने आपको बोला भी था ना कि प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हाइट, ठीक है। मैंने पीछे लिखा था कि प्रेशर जो है हाइट पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा उतना ज़्यादा, जितना हाइट बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो ये पहला आपको रिलेशन निकल गया। और ये प्रेशर जो है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब देखते हैं अगर दो लिक्विड है और दोनों का डेंसिटी अलग अलग है तो क्या होगा, तो कैसे डेंसिटी पे डिपेंड कर, चलिए बात करते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम भी है, कोई बॉडी, कोई बॉल है, मान लीजिए कोई बॉल है, उसका वॉल्यूम भी है और डेंसिटी रो है, डेंसिटी डी है। लेट एन ऑब्जेक्ट, ये हम क्या चेक करें, चेकिंग फॉर डेंसिटी, चेकिंग फॉर रिलेशन के बारे में चेक कर रहे हैं किसके बीच में, डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड। मेरा कहना है कि जो हायर डेंसिटी का होता है, ठीक है, इसको आप निकलने के जो ऑब्जेक्ट हायर डेंसिटी का होता है वो डूब जाता है, वहाँ से भी देख सकते हैं, पर इसको हम लोग अच्छे से रिलेशन के मदद से, मैथ के रिलेशन की मदद से भी समझते हैं, ऑब्जेक्ट एंड फ्लूइड या लिक्विड। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है हैविंग वॉल्यूम B, जिसका वॉल्यूम है V,
हैविंग वॉल्यूम वी, और डेंसिटी जो है वो है इसका डी, डेंसिटी डी, ठीक है, या डी ओ लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद मान लिए कि एंड इट इज सबमर्ज्ड, इट इज इमर्ज्ड या सबमर्ज्ड, डुबाया जाता है किसमें, इन अ लिक्विड या इन अ फ्लूइड, कुछ भी बोल सकते हैं, इन अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी, जिसके पास जो डेंसिटी है वो डेंसिटी हो जाएगा, मान लीजिए इजी के लिए हम लोग लेते हैं डी, और लिक्विड है तो एल, लिक्विड हम लोग लिखे हैं डी एल, डी एल लेते हैं, ठीक है, आसानी के लिए। अब वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, जितना ऑब्जेक्ट, ये जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो डिस्प्लेस होगा। आप समझिए, अगर मग का वॉल्यूम 5 सेंटीमीटर क्यूब है या 5 मीटर क्यूब है, 5 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उतना ही तो पानी भी 5 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ेगा इसमें, तो वॉल्यूम तो सेम डिस्प्लेस होगा, दोनों का वॉल्यूम भी है। तो अब देखिए वेट ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, तो वेट ऑफ बॉडी तो सिंपल है, वेट ऑफ बॉडी यानी आप फोर्स पूछ रहे हैं ना, हाँ फोर्स, फोर्स का भी फॉर्मूला निकाले वी डी जी, यानी वी इंटू डी इंटू जी। अब वॉल्यूम जो डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जो लिक्विड हट जाएगा, डिस्प्लेस होगा किसी कारण, वो ऑब्जेक्ट क्या आने का है, तो वो तो उतना ही होगा जितना वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है भी, तो वो किसके बराबर हो गया, भी, ठीक। तो अब क्या करें, अब हम निकालते हैं कि मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब ये मास क्यों निकालें, ठीक है, क्योंकि इसी के बाद हम लोग उसका प्रेशर निकालेंगे, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो मास को कैसे निकालेंगे, डेंसिटी और इसके टर्म में, तो हम से भी इंटू रो इंटू डी एल, डी एल कैसे, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड का बात करें तो मास जो लिक्विड का है वो बाय वॉल्यूम, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डी एल, ठीक है। तो वेट कितना हो जाएगा, अब अगेन मैं दोनों वेट को कंपेयर करने वाला हूँ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वो कितना हो जाएगा, रो यानी भी डी जी। अब दोनों को कंपेयर कीजिए, अब देखिए बाइंड फोर्स जो बी है, ठीक है, जो बाइंड फोर्स होता है बी, वो तो लिक्विड के कारण होता है ना, तो बाइंड फोर्स जो एफ बी लिखे, बाइंड फोर्स एफ बी, तो वो तो लिक्विड के कारण होता है, ठीक है, जितना उसका वेट है, तो वो वेट कितना है, भी डी एल जी, और वेट कितना था जो ऑब्जेक्ट का था, तो वेट ऑब्जेक्ट का कितना था, वो था भी डी जी, भी डी जी। अब देखिए, अगर सिंपल बात है, कोई चीज़ तैरना कब लगेगा, जब इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ। अगर बाइंड फोर्स, इसको बोलते हैं बाइंड फोर्स, जो नीचे की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है वेट, तो अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तब तो इसको नीचे की तरफ ले जाएगा। मतलब अगर कोई बॉडी को तैरना है तो बाइंड फोर्स को ज़्यादा होना पड़ेगा, किससे, वेट से, एग्री, हाँ एग्री है। अगर वेट ज़्यादा हो जाएगा तब तो उसको और डुबा ही देगा, कोई चीज़ भारी है तो वो तो पानी में आराम से डूब जाएगा। तो तैरने का क्या कंडीशन है, तैरने का कंडीशन है कि बाइंड फोर्स ज़्यादा हो। तो फॉर फ्लोटेशन, फ्लोटेशन मतलब तैरना, फ्लोटेशन, फॉर फ्लोटेशन क्या कंडीशन है कि जो बाइंड फोर्स है एफ बी वो ग्रेटर होना पड़ेगा डब्ल्यू से। एफ बी का क्या वैल्यू है, भी डी एल जी, तो और इसका क्या कंडीशन है वेट का, तो वेट जो है वो है वी डी जी। अब यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, जी से जी, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हो वो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट को तैरना है, ठीक है, फॉर फ्लोटेशन, अगर तैर के रहना है, फ्लोट करके रहना है, तो डेंसिटी जो लिक्विड का है वो ज़्यादा होना पड़ेगा ऑब्जेक्ट से। अगर ऑब्जेक्ट का ही डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, जैसे आयरन का डेंसिटी ज़्यादा है पानी से, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो डूब जाएगा, ठीक। हाँ चलिए, इस तरह से हम समझे कि डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है। ये रिलेशन हम पाए किसके लिए, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट, कोई ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करना चाहता है, तैरना चाहता है, उसके लिए यही कंडीशन हम लाए हैं, हाँ लाए हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, डी एल ज़्यादा है, ये किसी लिए बाइंड फोर्स, बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा जब लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा, तभी तो इसी कंडीशन से लाए थे, एफ बी ग्रेटर देन डब्ल्यू। मतलब वो लिक्विड जिसके पास ज़्यादा डेंसिटी होगा वो ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, तभी ना तैराएगा, ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाएगा, ठीक है, उस लिक्विड के कंपेरिजन में जिसका कम डेंसिटी होगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट से भी कंपेयर कर सकते हैं, दूसरे लिक्विड से भी कंपेयर कर सकते हैं। आपको मान लीजिए आपको बोला मरकरी में और वाटर में डेंसिटी कंपेयर करके बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को हम मरकरी में रख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम वाटर में रख रहे हैं, आयरन के नेल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो डूबेगा किस में और तैरेगा किस में, तो आपको ऑफकोर्स देखना पड़ेगा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी अगर जिसका ज़्यादा है उसमें ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, ठीक है। मोर द डेंसिटी, जितना ज़्यादा डेंसिटी है, जितना ज़्यादा घना होगा उतना ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा, इम्प्लाइज मोर बाइंड फोर्स। और मोर बाइंड फोर्स मतलब, ठीक है, मोर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग, ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगा किस चीज़ का, फ्लोट करने का, डूबने के कंपेरिजन में। तो ठीक है, ये तो समझे। तो इस तरह से हम एक चीज़ बोल सकते हैं कि एज द डेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो बाइंड फोर्स भी
इंक्रीज करेगा। और इसीलिए आप देखे भी होंगे और आप फैक्ट भी पढ़े होंगे कि डेड सी या बहुत ज़्यादा जो सॉल्टी सी होता है उसमें आदमी अखबार लेके बैठा हुआ है या कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये क्यों? क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा है, आदमी आराम से इसमें तैर सकता है। तो एज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज, जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज करता है द बाइंड फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेज, बाइंड फोर्स भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। इसी तरह से सी वाटर का ज़्यादा डेंसिटी होगा, क्यों? क्योंकि उसमें नमक भी मिला रहता है ना। उम्मीद है आपको डेंसिटी अच्छे से समझ में आ गया। डेंसिटी सिंपली मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कितना कम जगह में, देखिए यहाँ से क्या आप दिख रहे हैं, डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना कम उतना ज़्यादा डेंसिटी। तो कम से कम वॉल्यूम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो ज़्यादा डेंसर है। तो उस ऑब्जेक्ट में अगर हम सी वाटर का बात करें और कॉमन वाटर का बात करें तो सी वाटर में थोड़ा ही दूर में पानी तो है ही और पानी के साथ नमक भी है, तो ये ज़्यादा घना हो गया ना। और वही हम सिंपल वाटर का बात करें तो उसमें सिर्फ पानी है, उसमें सॉल्ट है ही नहीं। तो ये सी वाटर जो है वो क्या है? हाई डेंसिटी है उसका, हाई डेंसर। और भाई ये जो है वाटर है, कॉमन वाटर है, उसका लो डेंसिटी, ठीक है। तो यानी अगर कोई चीज़ को हम एक बार सॉल्टी में रखेंगे, सॉल्ट वाले में रखेंगे यानी सी वाटर में रखेंगे और एक बार कॉमन वाटर में रखेंगे तो सॉल्ट वाटर में तैरना आसानी से तैरने लगेगा क्योंकि उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। ओके, जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया कि मरकरी जो होता है, मरकरी भी लिक्विड है, आप जानते होंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है। मरकरी वही एलिमेंट जो आप जानते हैं, एलिमेंट जो एक ही मेटल है जो लिक्विड है, तो बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बाइंड फोर्स लगेगा। यहाँ तक कि बहुत मेटल सब जो आयरन है, आयरन भी उस पर तैरने लगता है इसी कारण से, क्योंकि वो ज़्यादा डेंसिटी लगाता है, ज़्यादा बाइंड फोर्स है, उसके पास ज़्यादा डेंसिटी है तो ज़्यादा बाइंड फोर्स लगाता है। ओके, अब देखिए इसी के आधार पे एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है जिसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्किमिडीज जो थे वो बहुत महान साइंटिस्ट थे ऑफकोर्स, और उन्होंने एक सिंपल सा प्रिंसिपल दिया था, एक लॉ दिया था। और इनके बारे में बड़ा मजेदार कहानी है। इनको जो राजा था वो राजा बोला था कि मुझे बिना अपने मुकुट को तोड़े हुए, ठीक है, उनके पास, राजा के पास ऑफकोर्स मुकुट होता है, क्राउन होता है, तो उनके बारे में बड़ा मजेदार कहानी है कि उनको बोला गया था, आर्किमिडीज को जो इस टाइम के साइंटिस्ट थे, बहुत नॉलेजेबल नॉवल मैन थे, तो उनको बोला गया था कि मुझे अपना मुकुट का प्योरिटी चेक करना है कि मेरा जो मुकुट है वो पूरी तरह से गोल्ड का बना हुआ है या नहीं, वो भी बिना तोड़े हुए, बिना उसको तुमको ले जाना है, गोल्ड को तोड़ना नहीं है। तो वो तो बड़ा कठिन था उस टाइम में कि बिना तोड़े हुए उसका प्योरिटी कैसे चेक किया जाए। ऊपर से देख के तो बता नहीं सकते हैं कि वो 24 कैरेट है, अगर प्योर गोल्ड का बात करें तो वो कैरेट में नापा जाता है, 24 कैरेट है या 22 या कुछ भी। तो बहुत परेशानी में थे। तो एक दिन वो बात कर रहे थे अपना टब में, ठीक है, नहा रहे थे, बात कर रहे थे, और उसी टाइम में उनको ये एक आइडिया आया जो पूरा आज के बायोलॉजी, आज के जो बाइंड फोर्स है और पूरा जो फिजिक्स है उसको बदला हुआ है। और वो नहा रहे थे, नंगे ही थे, ऐसा बोला जाता है कि वो नंगे ही थे, नेक्ड ही थे, और नेक्ड ही वो चिल्लाते हुए गली में चले गए, यूरेका यूरेका। यूरेका मीन्स आई फाउंड इट, ठीक है, यस इट इज़ ए ग्रीक वर्ड यूरेका। यूरेका मीन्स आई फाउंड इट, ठीक है। उनको तरीका मिल गया था नहाते नहाते, और इसीलिए वो नेक्ड ही, नंगे ही गली में दौड़ गए, राजा के पास चले गए, हम फाइंड कर लिए, और इसी प्रिंसिपल से वो फाइंड किया था। चलिए इस प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। सिंपल प्रिंसिपल जो है वो यही कहता है क्या कि कोई ऑब्जेक्ट को जब भी, जो हम लोग अभी पढ़ लिए उसी के बारे में ये डिस्कस करते हैं, जो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है या तो पूरी तरह से, ठीक है, या हल्का भी पार्शली, तो एक प्रेशर, एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और वो फोर्स किसके बराबर है? जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस होता है, मतलब कितना वेट जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसके बराबर। तो इसी यही चीज़ को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपली में क्या कहते हैं? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड, जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स्ड किया जाता है, डुबाया जाता है, कैसे? तो आइदर, या तो हो सकता है पूरी तरह से डुबा दे, वो एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली, या हल्का ही, पूरा नहीं डुबाया, आधा ही डुबाया, आधा से भी कम डुबाया, ठीक है, आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। तो वो जो ऑब्जेक्ट है, द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस होता है, वो अनुभव करता है किस चीज़ का? एक ऊपर की तरफ फोर्स का, जिसको हम बाइंड फोर्स करते हैं। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन अप थ्रस्ट, एक ऊपर की तरफ थ्रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइंड फोर्स, एन अप थ्रस्ट या अपवर्ड फोर्स, ठीक है, जो किसके बराबर होता है? और ये एक लॉ भी दे दिए, विच इज इक्वल, जो इक्वल होता है किसके? इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। कितना लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, उसके बराबर, ठीक। तो इसको हम मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। मैथमेटिकली कैसे? तो इसको हम लिख लेते हैं बाइंड फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वो किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ये मेन है,
ये तो हम लोग समझते ही थे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से तो एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, ठीक है। आपको उससे पहले नहीं जानते थे, जब तक आर्किमिडीज नहीं लगाए थे, जानते थे मतलब उसको ऑब्जर्व नहीं किए थे। ये डिपेंड इस पे करता है, तो बाइंड फोर्स बराबर होगा वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। आपको लग रहा है कि वेट और फोर्स दोनों बराबर, हाँ है ही ना, वेट और फोर्स क्या है, दोनों सेम ही है, वेट जो है फोर्स ही होता है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक। और इस पर थोड़ा और समझते हैं, चलिए इसको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है, वाटर भरा हुआ है, क्या है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद एक ओपनिंग है, और वो ओपनिंग एक दूसरे बीकर में जा रहा है, सब पे मेजरमेंट लिखा हुआ है, यहाँ तक कितना है, मान लीजिए 500 ml है, और ये 100 ml है, 200 ml है, 300 ml है। इस पर हम क्या किए, एक ऑब्जेक्ट को, एक बॉल को फेंक दिए जिसका कुछ मास था। अब इस बॉल के कारण जब ये बॉल को पूरा डुबा दिए तो ऑफकोर्स यहाँ से जब इसको डुबाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें से ये लेवल राइज करेगा, और लेवल राइज करके पानी जो है कुछ इसमें आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ तक आया, ये आ गया 100 ml। और इस ml से क्या हम ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हैं, वाटर का वेट निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम पता रहेगा कितना आया 100 ml, डेंसिटी पता रहेगा, तो वॉल्यूम क्या होता है, मास इंटू डेंसिटी, यहाँ से मास निकाल सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, और वेट तो निकाल ही जाएगा m इंटू जी, यानी VdG, डायरेक्ट भी आपको याद हो VdG से निकाल जाता है, ठीक है। तो आपको अगर इसका निकल जाए, यही है क्या, लिक्विड डिस्प्लेस, इसका वेट कहाँ से निकलेगा, ये, ठीक है। ये वेट हमको निकल गया, वो किसके बराबर होगा, उतना ही बाइंड फोर्स भी होगा, जितना वेट से वेट डिस्प्लेस करने से आया उतना ही बाइंड फोर्स भी होगा, मतलब 10 न्यूटन होगा वेट, अगर इसका इसका इस पूरे लिक्विड का 10 न्यूटन अगर होगा, 20 न्यूटन होगा, तो उतना ही 20 न्यूटन भी बाइंड फोर्स भी लगेगा ऊपर की तरफ। चलिए इसको हम समझते हैं एक और एग्जाम्पल से, एक न्यूमेरिकल से, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन है। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक अल्मोनियम का ऑब्जेक्ट है, एल्युमिनियम का, जिसको डुबाया गया है पानी में, और पानी में वो कितना डिस्प्लेस कर रहा है मास, जो वाटर है वो 5 kg, मतलब इधर से इधर, अगर मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर में रखा हुआ था, इस पूरा पानी भरा हुआ था, और इसमें जब इसको एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट रखा गया तो यहाँ पे 5 kg वाटर रखा दिया गया। अगेन मास निकालना बहुत ईजी है, वॉल्यूम अगर डेंसिटी दिया रहता है तो इससे मास निकाल सकते हैं। हमको निकालना है बाइंड फोर्स कितना है, तो आपको अजीब लगा होगा कि वो लिक्विड क्या दिया है, और निकालना है बाइंड फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से इसके लिए आपको कौन एप्लीकेशन का काम लेना पड़ेगा, बाइंड फोर्स, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ये चीज़ आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि बाइंड फोर्स जो एक्ट करता है वो किससे बराबर होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्या हम वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कर निकाल सकते हैं, हाँ, मास तो दिया हुआ है, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वो मास जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है, हटाया है, वो किससे बराबर होगा, वो हो गया 5 kg। तो वेट कितना हो जाएगा उसको, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, यानी 5 इंटू 10 यानी 15 न्यूटन हो जाएगा। तो अगर ये 15 न्यूटन हो गया तो इसी वेट के बराबर क्या होता है, इसी वेट के बराबर होता है बाइंड फोर्स, यानी बाइंड फोर्स कितना हो जाएगा 15 न्यूटन सिंपली। यानी जब एल्युमिनियम का ऑब्जेक्ट, इसका मास जो 5 kg वाटर को हटाया है, उसको जब रखा जाएगा तो वो कितना 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब एक लास्ट टॉपिक इस लेक्चर में बात कर लेते हैं, लेक्चर लंबा हो गया फिर भी, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस और आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आपको इसका सबका वर्किंग नहीं समझना है, कैसे काम करता है, पर आपको कोई ठीक है समझना है अभी, और हम करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल का कुछ बात है। पहला इसका जो है वो यूज किया जाता है शिप को और सबमरीन को डिजाइन करने, मतलब शिप जो है और सबमरीन आप सुने होंगे, पनडुब्बी जो सेना सब यूज करता है, वो कैसे तैरेगा, वो तैरेगा या पानी के अंदर भी डूब के, आप लोग देखेंगे पानी के अंदर भी डूब के चलता है, ऊपर भी डूब के चलता है, ये कैसे होता है, ठीक है। कि लॉजिक तो लगता होगा ना, अभी तो आप समझे कि बाइंड फोर्स लगता है, तो वो कैसे डिजाइन किया जाता होगा शिप या सबमरीन जो वो तैरता होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में, अपकमिंग लेक्चर में। तो एप्लीकेशन पहला है इसका यूज जो है फॉर डिजाइनिंग, एप्लीकेशन मतलब यूज फॉर डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, शिप और सबमरीन को डिजाइन करने के लिए, यानी पनडुब्बी को डिजाइन करने के लिए। और उसके बाद इसका यूज होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि रिलेटिव डेंसिटी निकालने में, इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर आएगा रिलेटिव डेंसिटी, तो फॉर डिटरमाइनिंग, और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। इससे आप बहुत चीज़ का प्योरिटी चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो गोल्ड का प्योरिटी चेक किए थे वो भी इसी प्रिंसिपल से, फॉर डिटरमाइनिंग रिलेटिव डेंसिटी निकालने की। और दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, एक है हाइड्रोमीटर जो वाटर के, और एक है इलेक्ट्रोमीटर जो दूध का प्योरिटी चेक करते हैं, फॉर डिटरमाइनिंग फॉर डिजाइनिंग बनाने के लिए किस चीज़ को, हाइड्रोमीटर। और हाइड्रोमीटर क्या चेक करता है,
डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइड्रोमीटर ये क्या है, अगर हाइड्रोमीटर पूछे क्या है तो डिवाइस यूज्ड फॉर, एक डिवाइस है जिसका यूज होता है फॉर चेकिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का डेंसिटी चेक करना। और एक होता है इलेक्ट्रोमीटर, इसे इलेक्ट्रो तत्व में इलेक्ट्रो जैसे होता है उसी से बना हुआ है इलेक्ट्रोमीटर। हाइड्रो मीन्स पानी, उसी तरह से इलेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं फॉर डिजाइनिंग इलेक्ट्रोमीटर या इन इलेक्ट्रोमीटर। किस इलेक्ट्रोमीटर क्या है, ये भी एक डिवाइस है जिसका यूज होता है प्योरिटी चेक करने का, दूध का, यूज फॉर चेकिंग प्योरिटी ऑफ मिल्क। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा कब या फ्लोट कब करेगा। यहाँ थोड़ा सा तो हम लोग समझ गए बाइंड फोर्स ज़्यादा होगा तब। तो क्या होगा जब बाइंड फोर्स और वेट दोनों बराबर हो, क्या होगा, एक ग्रेटर हो दूसरा से, यानी बाइंड फोर्स बड़ा हो वेट से या वेट बड़ा हो बाइंड फोर्स से। तो ये सिंपल सिंपल आप जानते हैं भी, और उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के नाम से जाना जाता है, बहुत कॉमन चीज़ का आता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का सिर्फ इतना ही मतलब है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिस्प्लेस बाय होगा, जो वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोले हैं, सेम चीज़ है, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात करेंगे शिप कैसे तैरता है या बोट कोई कैसे तैर सकता है ऑब्जेक्ट में, वही जो आप समझते होंगे अभी तक कि कैसे एक आयरन नेल जो है डूब जाता है, लेकिन उसी चीज़ का लोहा का बना हुआ जो शिप है वो नहीं डूबता है। तो वहाँ बात आएगी एक डेंसिटी की, एवरेज डेंसिटी की। यहाँ तो हम लोग समझेंगे डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पर उसके बारे में और अच्छे से लेक्चर हम लोग करेंगे। और एट लास्ट एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी के बारे में समझेंगे, जो ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए देखते रहिए ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।